हेलो, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। गॉस थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत यूज़फुल है। इसकी हेल्प से तुम्हारी आधी इलेक्ट्रोस्टैटिक आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन समझने वाली भी इसमें बहुत कुछ है। कहीं कहीं गॉस फ्लक्स थ्योरम भी पढ़ने को मिलता है, कहीं गॉस लॉ भी पढ़ने को मिलता है, कहीं गॉस थ्योरम। सब चीज़ों का एक ही मतलब है और सही में रियली में एक काफ़ी अच्छी थ्योरम है, काफ़ी अच्छा लॉ है। मतलब इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक का तुम्हारा आधा काम आसान कर दिया है। देखो, सबसे पहले आकर के हम डिस्कस करते हैं कि पिछली पहली वीडियो हमने क्या पढ़ा था। तो अगर किसी ने ढंग से थोड़ी भी अगर गलती से देख ली हो तो हमने पिछली बार पढ़ा था फ्लक्स। क्या करेगा, फ्लक्स किसे कहते हैं? हमने कहा था किसी भी वेक्टर फील्ड को अगर तुम एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो उसे फ्लक्स बोलने लगते हैं। फ्लक्स की वैल्यू जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ी थी। तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला इन्होंने पता क्या किया है कि इन्होंने फ्लक्स का एक दूसरा फॉर्मूला दे दिया है। आज तक हम फ्लक्स का क्या जानते थे? फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। मतलब क्योंकि कभी कभार लोग एस को सरफेस मतलब लेंथ समझ लेते हैं। लेंथ नहीं, वो एरिया होता है बेटा। हाँ, देखो, मतलब इन्होंने क्या दिया है कि पहला अपन ये तो फॉर्मूला जनरल था, ये फ्लक्स का फॉर्मूला जनरल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जो गॉस की थ्योरम से जो मिला E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब हमें क्या मिला है? नेट चार्ज अपॉन परमिटिविटी। ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था। क्या था ये? मतलब बिंदास था ये। इस मतलब फ्लक्स के अपने पास दो फार्मूले का एक ही फार्मूला है, एक दूसरा फार्मूला ये रहा। मतलब हम ऐसी भी कह सकते हैं कि फ्लक्स ने आखिर गॉस ने फ्लक्स का एक और फार्मूला दिया जो इतना आसान सा आ गया है। एक इसकी इम्पोर्टेंस ये है। दूसरी बात, फ्लक्स ने अपने पास ये डी एस डी ए है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये वाला पहला, ये दूसरा है। दोनों फ्लक्स एक हैं, दोनों इक्वेट करके हमारे पास एक तीसरा फार्मूला आ गया है। तो मतलब इसकी हेल्प से मतलब इसके एप्लीकेशन इतने ज़्यादा हुए कि हम अब पता लगा सकते हैं किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मतलब देखो, इसका इंपॉर्टेंस हुआ जैसे मान लो यहाँ ये चार्ज रखे, यहाँ चार्ज रखे, यहाँ चार्ज रखे, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6। अब तुम निकालना चाहते कि इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ये सारा आसान किसने काम कर दिया? गॉस ने, गॉस की थ्योरम ने। पर ऐसे मान लो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव एक क्या है, एक वायर है, इनफिनाइट है, जो भी है, और तुम इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो ये तुम पलक झपकते चुटकी में सॉल्व कर सकते थे। लेकिन वहीं अगर तुम इंटीग्रेशन से जाओगे, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे कंप्लीट बन सक, तुम परेशानी में आ जाओगे। मतलब गॉस ने क्या किया, चार्ज में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करा दिया। मतलब इसका हमें दो इंपॉर्टेंस देखने को मिला कि एक हमने फ्लक्स का बहुत आसान सा फॉर्मूला निकाल दिया, दूसरा हम लोगों ने क्या इस्टेब्लिश कर दिया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। आगे आगे पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार आने वाला है। तो इसका मतलब है कि आखिरकार हमारे पास फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया है? फ्लक्स इक्वल टू हो गया ये वाला। ये मैथमेटिकल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकल बोल सकते हैं। इतना तो हमें पहले से पता था कि फ्लक्स इक्वल टू होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक मतलब वेक्टर फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो उसे फ्लक्स बोलने लगते हैं। लेकिन जो मेन जो काम किया वो ये वाला किया है कि फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला देके जब ये हमारे पास दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला आया तो हमने क्यू और ई में रिलेशन बनाना मतलब बनाना आसान कर दिया है। तो सिंपल सा गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। अभी क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस हम लोग पढ़ेंगे, घबराओ नहीं। लेकिन समझो कि आखिरकार हमारे पास क्या आ गया? फ्लक्स इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन परमिटिविटी। इससे ज़्यादा और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? जब धीमे धीमे हम लोग करेंगे ना, बहुत तुम्हें मज़ा आने वाला है। तुम्हारे दिल को तसल्ली देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉस जो थ्योरम है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, इसको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। गॉस थ्योरम, देखो गॉस थ्योरम इतनी सी है। गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज
1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। देखो एक इतनी सी थ्योरम, इस थ्योरम को अच्छे से याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं रख लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिकली क्या कहा जाता है कि गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। उस थ्योरम का यही मतलब है। क्यू क्या है, जो एक हम क्लोज सरफेस बनाएंगे उसके अंदर इंक्लोज्ड, और एप्सिलॉन ये क्या है, ये है किसके लिए, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के लिए है। अगर हम जनरल कोई मीडियम बात करें तो वहाँ एप्सिलॉन मतलब वहाँ परमिटिविटी आ जाएगा। तो अगर जैसे जनरल बात करेंगे तो मतलब इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, धीमे धीमे सब कुछ समझ में आएगा। और अगर तुम रियली में बहुत फिजिक्स का फील्ड चाहते हो तो एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। कसम से वहाँ से तुम इलेक्ट्रोस्टैट तुम्हारा इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग कोई हद नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो मैं मानता हूँ कि तुम लोग को बड़े चौका उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि लेट सपोज दैट देयर इज अ चार्ज फलाना ढमकाना है। देखो हमें मान के चलते हैं कि हाँ क्यू चार्ज है, क्या है, क्यू चार्ज है। हम लोगों ने क्यू चार्ज मान लिया है, हमने क्या मान लिया, हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, और हमने कहा कि यहाँ पे हम एक क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस। देखो बच्चे कहाँ गलती करते थे, बच्चे करते थे इसी जगह गॉसियन सरफेस में। पूरा डिटेल में बताएंगे, समझो। ये जो क्लोज सरफेस होता है, क्या होता है, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस 3D में है ना कि 2D में, ये 2D में नहीं है। 3D में ऐसे ही है जैसे मानो कि एक तुम्हारी पूरी फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर में रखा है चार्ज क्यू। क्या रखा है, फुटबॉल के सेंटर में रखा है एक चार्ज क्यू। मान लो ये पूरा एक स्पेयर बन गया है, क्या बन गया, एक स्पेयर है ये, और चार्ज रखा है इसके सेंटर में। और जो अगर मान लो हमने जो बनाया है, ये सरफेस बनाया है, एक क्लोज सरफेस, इसका रेडियस r होगा। इसका मतलब कोई स्पेयर है जिसका रेडियस r है, r मतलब हम मान लेते हैं 10 मीटर, मतलब 10 मीटर की, मतलब ऐसा तुम्हारे पास कोई स्पेयर है जिसका 10 मीटर रेडियस है। अब इतना तो जान गए हो। अब मान लो चार्ज है, चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्या होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो बेसिकली पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। हमें मान के चलते हैं कि यहाँ मान लो 15 कूलाम का एक चार्ज है, जिसकी वजह से 10 मीटर पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कितनी आएगी, इतनी इलेक्ट्रिक मान आएगी। उसी से रिलेटेड हमने क्या बना दिया, एक स्पेयर बना दिया। मतलब यहाँ जो जो ई लेते हैं वो ई लेते हैं कि आखिरकार इसके सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी वैसे मतलब देखो आर डिस्टेंस इतनी भी है, मतलब इसके जो पूरा सरफेस बन रहा है, जो तुम्हारी फुटबॉल है ना, जो फुटबॉल का सरफेस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इतनी, कितनी, इतनी। जैसे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 9 × 10⁹ Q 15 अपॉन डिस्टेंस 100 100 10 100, तो 135 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है कि इसके पूरे सरफेस पे जो 3D में फुटबॉल का सरफेस हो, देखते हैं ना, जो फुटबॉल का सरफेस होता है उसके सरफेस पे 135 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। इतना सा बात आ गया समझ में, हमने इतना सा मान लिया है। देखो हमें मान के चलते हैं कि जो सरफेस, जो हमारा फुटबॉल देखी कभी किसी ने, तो फुटबॉल देखना ऐसे मान लो, ऐसा पार्ट हम ऐसा ले लेते हैं, मतलब फुटबॉल पे ऐसी बनी रहती है ना, मतलब ऐसे, ऐसे बने रहते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि हमने वो फुटबॉल का सरफेस इतना सा मान लिया है, क्या, इतना सा। थोड़ा हल्का हल्का तो फील आ जाना चाहिए। तो देखो हम लोग दूसरे एग्जाम में समझते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक स्फीयर है, चार्ज रखा है इसके सेंटर में। हम पता कौन सा सरफेस ले रहे हैं, इतना सा, जो ऊपर का इतना सा, ये जो सरफेस ये दिख रहा है ना, ये वाला सरफेस, ये वही सरफेस है। तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं कि जैसे मान लो जो सरफेस का छोटा सा टुकड़ा लिया, तो इतना सा टुकड़ा लिया है, और इसमें से निकल रही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही सब चीज़ क्या है, ये रहा है, ये रहा है। जो सरफेस जो लेते हैं उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है, जिसे हम लोग n बोलते हैं। तो आखिरकार यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ जो हम देखने को हमें मिल रहा है बहुत आसान सा क्वेश्चन। वो देखो हमने एक चीज़ तो जान ली कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही हैं,
ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जो नॉर्मल वेक्टर बना रहा है वो भी एन ऐसा है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि एन में और ई में कितना एंगल है, तुम कहोगे थीटा इक्वल टू हो गया है 0 डिग्री। क्या हो गया है 0 डिग्री। अब जैसे देखो हमने इतना छोटा सा सरफेस लिया है, तो देखो हमने इतना छोटा सा सरफेस लिया कि नहीं, इस छोटे से सरफेस में से कम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। देखो हमने इतना छोटा सरफेस लिया तो इसमें से सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकल रही है। जब छोटा सा सरफेस है तो इसका मतलब छोटा ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, ई डॉट डी एस। तो डॉट डी एस कॉस थीटा आ जाता है, और थीटा की वैल्यू हमने क्या मान, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 मान क्या ली। सिंपल सी फिजिक्स में सब कुछ दिखता है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया ई डी एस, मतलब जो छोटा सा टुकड़ा लिया है ना उसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू है आ रही है इतनी। क्या रही इतनी। मुझे पता है कि डेरिवेशन बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होता डेरिवेशन का, कि आखिर का डेरिवेशन क्यों करा जा रहा है, क्या होता है कि आखिर का डेरिवेशन करा क्यों जा रहा है। देखो इतना रहा छोटा सा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो स्फीयर है वो छोटा ही सा पार्ट है, स्फीयर तो पूरा स्फीयर है। इसका मतलब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन डी ई। बायो वालों को इंटीग्रेशन नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं। और जो हमारे पास स्फीयर कैसा क्लोज सरफेस है, तो हमने क्या किया इस क्लोज सरफेस ऑफ ई डी एस, इसको करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा ई डी एस। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो सरफेस है ना छोटा सा डी एस लिया है, ये देखो ये डी एस बोलते हैं, कहीं कहीं ये डी ए मानते हैं। ये देखो ये एरिया है, ये एरिया है, याद रखना इसको एरिया बोलते हैं, मतलब छोटा सा एरिया। डी एस मतलब इसका मतलब होता है स्मॉल एरिया। स्मॉल डी एस बोलो या डी ए, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब स्मॉल एरिया। अब देखो अगर मान लो तुम्हारे मकान में ऐसे टाइल, मतलब कुछ भी टाइल्स कहीं भी देखे हों, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को अगर एक साथ बहुत सारे मिलाते जाओ तो पूरा फर्श बन जाता है कि नहीं। ऐसे छोटे 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 एरिया मिलाते जाओगे, पूरा सरफेस एरिया किसका बन जाएगा, किसका बन जाएगा, सरफेस एरिया स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इतना बात मुझे लगता है कि इतना बात क्लियर हो गया होगा। हमने क्या बोला है कि फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया है, फ्लक्स इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। अब हम क्या देख रहे हैं कि ई की वैल्यू तो है क्या कांस्टेंट, क्या है, और जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसे इंटीग्रेशन ना उसका इंटीग्रेशन होता है ना डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ई एस और डी एस। आखिरकार हम लोगों ने क्या देखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो आखिरकार ये पता कितनी वैल्यू देगा, ये इतना सा पार्ट, ये पता क्या देगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अगर हम जब इसको इंटीग्रेशन करते हैं हम देखते हैं कि जो हमने सरफेस बनाया है तो स्फीयर टाइप का है, तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो देखो बहुत बेसिक सी याद होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस भी लगानी होती है। क्या होती है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो ये रहा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास क्यूब है, क्या है क्यूब है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी लेंथ है 2 मीटर, एक लेंथ, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तुम कहोगे 6 2 इंटू 2, मतलब 6 को 24 मीटर स्क्वायर। ऐसे जो स्फीयर होता है बचपन में पढ़ा होगा यार कि कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो तुमने पढ़ा होगा कि वो होता है कि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या गया 4 पाई आर स्क्वायर। और तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यही सब वैल्यू रखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हमारे पास देखने को हमें क्या मिल रहा है कि 1/4πε0 Q/r².πr²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया है Q/ε0। ये रहा क्या गॉस थ्योरम का प्रूफ। यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा अपन ने पता क्या किया है, देखो अपन ने इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा क्या किया है कि ये चार्ज लिया है, इतनी डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं, तो इतने डिस्टेंस हमने एक कर्व सरफेस ही मतलब हमने एक स्फीयर बना दिया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/r²। और उसी चीज़ को पूरा हमने प्रूफ करके सिंपल सा रख दिया है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हमने सिंपल सा पढ़ा है कि गॉस जो थ्योरम है उसका हम प्रूफ देखे हैं। अभी बहुत कुछ बातें बाकी करना है, जो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, परेशानी, सब क्लियर होंगे, घबराओ नहीं। देखो उससे पहले अभी हम पढ़ते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस एक प्रकार का हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है। ऐसा सरफेस हाइपोथेटिकल जो किसी चार्ज को क्लोज करता हो। जैसे कि तुम्हें पिछला वाला अगर प्रूफ जरा भी याद हो तो हमने क्या कहते हैं, चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसको एक स्फीयर ने घेरा है। क्या है, स्फीयर ने घेरा है। स्फीयर था कि नहीं? तो हम सब जानते हैं स्फीयर एक क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। क्या होता है, क्लोज सरफेस। इस बात का याद रखना क्योंकि बच्चों को ऐसा होता है किताब में बना रहता है चार्ज है ऐसा है, उनको लगता है शायद सर्कल ने घेरा हुआ है। नहीं, सर्कल ने नहीं, स्फीयर ने घेरा हुआ है। और जो भी एक गॉसियन सरफेस होंगे वो 3D में देखने को मिलेंगे तुम्हें। जैसे कभी सिलेंडर क्लोज करेगा, कभी स्फीयर क्लोज करेगा, कभी मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग। देखो ये बात सही है कि तुम गॉसियन सरफेस कैसा ही बना सकते हो, लेकिन बुद्धिमान बच्चे वही होते हैं जो आखिरकार सिमेट्री को फॉलो करके और चीज़ आसान बना के उस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे। जैसे अभी पिछले वाले प्रूफ में देखा मैं, ये देखा मैं Q = 10 कूलम है। इसको कोई भी चीज़ क्लोज कर सकती है। क्या कर सकती है, कोई भी चीज़। देखो जैसे अगर मैं तुम्हें बात दिखाऊं कि इस सरफेस को मतलब इस चार्ज को तुम किस किस के अंदर रख सकते हो, क्यूब के अंदर भी रख सकते हो कि नहीं। मतलब ज़रूरी थोड़ी कि हम चार्ज को फुटबॉल के अंदर रखें, हम किसी बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, जैसे मान लेते कि हम बॉक्स के सेंटर में जाके चार्ज रख देते, ज़रूरी थोड़ी कि हम उसी में रखें, हम कोन में भी रख सकते हैं, कोन के यहाँ अंदर जाके रख देते। मतलब पूरा सॉलिड था, सब कुछ था, क्लोज था। ज़रूरी थोड़ी था कि हम ऐसे सिलेंडर में भी रख सकते थे, हम किसी में भी रख सकते थे। मतलब ऐसा कोई भी सरफेस हो जो क्लोज्ड हो। लेकिन हमने स्फीयर, अब देखो कोई ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा बना दें और उसको क्लोज कर दें। मतलब 3D वाला कोई भी हो उस चीज़ को हम क्लोज कर दें। जैसे हमने देखा कि उस सरफेस को हमने फुटबॉल के अंदर ही क्यों रखा है। हम एक दो डिब्बी टाइप का भी क्या होता है, एक क्लोज सरफेस होता है, इसके अंदर हम ले सकते थे, मतलब ऐसा भी ले सकते थे। लेकिन बुद्धिमान बच्चे और होशियारी वाले ही काम रहता है कि हमें सबसे अच्छा डिसाइड करना होता है कौन सी चीज़ को हम कैसे कवर करेंगे। जैसे अभी तुमने कहीं अभी तो कुछ थोड़ी मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, एक पॉजिटिव रिंग चार्ज होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर के अंदर क्लोज करते हैं। जबकि पॉइंट चार्ज हम लोग किसके अंदर क्लोज कर रहे हैं, एक स्फीयर टाइप के अंदर। अब देखो क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात देखिए। जैसे मान लो ये है, अगर मान लो हम किसके अंदर करते, सिलेंडर के अंदर, सॉरी मतलब क्यूब के अंदर। हमने क्या किया, हम क्यूब के अंदर इसको कर रहे हैं। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होती, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होती है, इस कोने पे अलग होती इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसकी वजह से यहाँ अलग होती, इसकी वजह से यहाँ अलग होती। मतलब अगर हम गलत सा मतलब कुछ भी ले लें, रैंडमली ले लेंगे, तो हमारी परेशानी बढ़ जाएंगी। क्या बढ़ जाएंगी, हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। और समस्याओं को आसान करना है, बढ़ाना नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में इस चीज़ सेट नहीं हो रही, आखिर गॉसियन सरफेस हम कैसे भी क्यों ले सकते हैं। तुम कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते थे, लेकिन हमने स्फीयर इसलिए चूज़ किया
क्योंकि स्फीयर को तुम अगर देखोगे तो एक सिमेट्री फॉलो कर रहा है। देख रहे हो कि इसके हर मतलब कहीं भी तुम देखोगे पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इसका फ़ायदा हुआ है। नहीं तो अभी तुम ये देख रहे थे ना, इफ ई डॉट डी एस ये भी वेरिएबल हो जाता और ये भी वेरिएबल हो जाता, कॉस थीटा भी आ जाता। और इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। देखो अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि पहली बार में ये चीज़ इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती। जैसे मान लो चार्ज है, क्या है, चार्ज है, और हम चाहते हैं कि इसे हम स्फीयर में नहीं, हम इसे सिलेंडर में इंक्लोज करेंगे। मतलब सिलेंडर के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया है, क्या रख दिया, चार्ज। अब देखो मान लो इस सेंटर में रख रहे हैं चार्ज, ये इस सेंटर में है, और इसका रेडियस, इसका डायमीटर है 14 मीटर, और हाइट इसकी मान लेते हैं 10 मीटर। और दूसरी साइड हम एक मानते हैं कि एक चार्ज है, उसको हमने किसके अंदर इंक्लोज किया है, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। ये भी सेंटर पे है, सब कुछ मतलब ऐसे यहाँ से और यहाँ से सेंटर पे है। इसका मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं इसका, हम 10 कूलम मान लेते हैं, 10 कूलम, और ये भी 10 कूलम है, और इसकी जो रेडियस है वो है 7 मीटर। देखो इस चार्ज की इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पे तुम कहोगे E इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज 10 अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 7 का स्क्वायर। कन्फर्म। अब देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ इस कोने पे कितनी होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई है, यहाँ E1 बोलते हैं, इसे बोल देते हैं E2, 1/4πε0 10 अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 है, और यहाँ से लेके दूरी 7 है, और 5 25 इंटू 49 4 6 7 74। अब कोई कहे कि इतने पॉइंट पे कहाँ होगी, इसको बोल देते हैं E3, 1/4πε0 10 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं L का स्क्वायर। तो एक चीज़ तुम देख रहे हो कि इसकी हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ करने जाओगे, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E ds और कॉस थीटा, क्योंकि देखो सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और जबकि सरफेस जो है उसका नॉर्मल जा रहा है इस साइड, मतलब थीटा भी कुछ देखने को मिल रहा होगा। मतलब ये हो गया बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि E भी वेरिएबल हो रही है, ds तो पहले से वेरिएबल था ही, और कॉस थीटा भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जबकि देखो स्फीयर को लेते हैं हम, स्फीयर तुम इस पॉइंट पे लो तो आएगी 1/4πε0 10/7 का स्क्वायर। इस पॉइंट पे लो तो 1/4πε0 10/7 का स्क्वायर। मतलब स्फीयर के तुम किसी भी सरफेस, किसी भी पॉइंट पे रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की आ रही है वैल्यू, आ रही है कांस्टेंट। तो तुम्हारे पास एक चीज़ आसान हो गई, E ds cos थीटा। और तुम देख रहे हो कि देखो ये बारी इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटवर्ड निकल रही है, और यहाँ सरफेस बनता है उसका भी नॉर्मल आउटसाइड निकलता है। तो मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 0। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू भी सॉल्व हो गई है और E की भी सॉल्व हो गई है। तो आखिरकार तुम्हारे अंदर क्या रह गया, E ds। ये ds क्या है, इतना क्या है, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और इत्तेफाक से या फिर अपनी चालाकी से हम लोगों ने गॉसियन सरफेस यहाँ क्या ले रखा है, यहाँ हमने गॉसियन सरफेस ले रखा है स्फीयर। तो कितना आसान, मुझे पता है कि बहुत लोगों के दिमाग में सेट नहीं हुआ है। इसको 10 बार देखोगे, 20 बार देखोगे, तब समझ में आएगा। किसी में भी दिखाते रहते कि ऐसे करो, फलाना करो, ढकाना, कुछ भी कर दो, आ जाता। वो बात नहीं समझना है, बेसिक समझना कि कहाँ क्या क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया, बहुत है। तुम अपनी क्लास में अगर जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, आधे रट रहे होंगे। तो आखिरकार हम लोगों के पास कुछ अच्छे पॉइंट निकल के आते हैं गॉसियन थ्योरम के, तो उन पॉइंट को लिख लेना है।
तो जो भी हम लोग समझा है ना जस्ट वही लिखा है कि गॉसियन थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप फॉर एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एनी शेप का मतलब वही है कि तुम कैसा भी शेप ले सकते थे, लेकिन हमने अपना बुद्धि लगा के अपनी चालाकी के हिसाब से हमने गॉसियन सरफेस अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया है। तुम कैसा भी सरफेस ले सकते थे, ज़रूरी नहीं कि स्फीयर ही लेना था, जैसा लेना चाहते थे वैसा ले सकते थे, लेकिन हमने वो चीज़ ली जो हमें काम आसान बना सकती थी। अब देखो, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। देखो मान लो कोई तुमने क्लोज सरफेस मान लो, तुम कोई भी क्लोज्ड सरफेस मान लो, क्लोज सरफेस मतलब 3D का तुम कोई भी सरफेस मान लो, शेप मान लो, जैसे हमने मान लिया इसे स्फीयर है, सॉरी क्यूब है, क्या है क्यूब है। तो ये पूरा कर देते हैं, क्या है ऐसा रहा है। देखो इस अगर ये चार्ज रखा हुआ है बाहर, क्या रखा हुआ है, चार्ज अगर रखा हुआ है बाहर, तो इसका नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी, नेट फ्लक्स की आएगी वैल्यू जीरो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। जैसे मान लो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ऐसे फील्ड गई और ऐसे निकल गई हैं, ऐसे गई और ऐसे निकल गई हैं, ऐसे गई और ऐसे निकल गई हैं, मतलब सारी फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इस तरीके से है कि जैसे मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा इस साइड में, मान लो एन वेक्टर, इसकी हम लेंथ मान लेते हैं 3 मीटर है, 3 मीटर 3 मीटर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, 10 न्यूटन पर कूलम। तो हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही हो तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। अब नेगेटिव कितनी आ रही है, इसका एरिया होगा 9, 3 इंटू 3 9 और इंटू 10 तो हो जाएगा 90, क्या रहा है 90। और हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव करती हैं, मतलब जब बाहर निकलती हैं, क्योंकि देखो यहाँ जो सरफेस है इसका जो नॉर्मल वेक्टर ऐसा होगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी है, तो यहाँ तो फ्लक्स की वैल्यू देखने को मिलेगी तुम्हें पॉजिटिव। अब देखो ये 3 है, ये 3 है, तो एरिया हो जाएगा इसका 9। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ये होती है कि जितनी मतलब पूरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 हो जाएगी 10, तो हो जाएगा 90। और हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक मतलब स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिंपल सा जोड़ सकते हैं हम। तो हमने देखा Q1 फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 1 फ्लक्स 2, सिंपली ऐड कर देंगे, कोई वेक्टर नहीं कोई कुछ नहीं, तो -90 प्लस 90 जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया है। अगर यही फील्ड क्या होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म मतलब होती हैं कि इस तरीके से मतलब नॉन यूनिफॉर्म पहचानने का मतलब होता है कि हर जगह उसकी मतलब इस तरीके से होंगी, इस तरीके से होंगी। मान लो अगर हम मान के चलते हैं कि 1 2 3 4 5 इसके इस सरफेस से 5 फील्ड एंटर कर रही हैं और इस सरफेस से निकल रही हैं कितनी, सिर्फ 2। तो कोई कहेगा कि भैया जितनी एंटर कर रही हैं उतनी लीव नहीं कर रही, हम कहीं कर रही हैं बेटा। देखो 2 यहाँ से कर रही हैं और 1 यहाँ से कर रही है, इसका मतलब है कि अगर जितनी फील्ड एंटर कर रही हैं अगर उतनी ही फील्ड निकल रही हैं, अगर एंटरिंग इक्वल टू लीविंग हो जाए, मतलब जितनी फील्ड एंटर कर रही उतनी ही फील्ड निकल रही हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। ये थोड़ा साइड मतलब हटके था, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओगे जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो अभी तूने थोड़ा टॉपिक पढ़ा ना गॉसियन सरफेस के बाद, वो थोड़ा बाउंस बॉल मारने वाला था, मतलब कम समझ में आया होगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आगे आएगा, क्योंकि गॉस थ्योरम ना बहुत कमाल की चीज़ है, इसने बहुत कुछ आसान कर दिया है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम लोग, अपने लेवल के हिसाब से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर अभी तक तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया हो, कुछ भी समझ में नहीं है, तो इतना समझना है कि फ्लक्स गॉस ने एक फॉर्मूला दिया है जिसका नाम हो गया Q नेट अपॉन परमिटिविटी। ये Q नेट क्या है, ये Q नेट वही है जो इनक्लोज्ड
मतलब वही क्यू नेट है जो इंक्लोज इन गॉसियन सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इंक्लोज होता है वही हमें चार्ज लेना है। और ये क्या है, ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी तुम्हें क्या बताता है, परमिटिविटी बताता है कि कैसा मीडियम है, क्या है, कैसा मीडियम है। एक फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना, दूसरा फॉर्मूला तुम्हें फ्लक्स का ये याद रखना है कि ई डी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मतलब इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरियल वेक्टर। इन दो बातों को याद रखना अगर बाकी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया हो, क्योंकि धीमे धीमे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखो जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास है क्या है 6i 3j प्लस 4k, क्या है 4k। उसने कहा है कि एक तुम्हारे पास एरिया है, क्या है, एरिया है, मान लो इस तरीके का एरिया है। इसका एरिया पता है कितना है, इसका एरिया अपने पास है 20 यूनिट, क्या है 20 यूनिट। अब एक कैसा एरिया है, इसने कहा कि बाई एंड जेड प्लेन का है, क्या है, बाई एंड जेड प्लेन। देखो हम मान के चलते हैं कि ये जेड है और ये है बाई। जेड बाई से जो प्लेन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं। और जेड बाई के प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है, वो एक्स होता है, समझ रहे कि नहीं। अगर हम मान के चलते हैं कि मान लो ए एक्स है, ए बाई है और ए एक्स है, जैसे मान लो ए बाई है और ए एक्स है, इससे जो सरफेस बनेगा उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा जेड डायरेक्शन में, क्या होगा, जेड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि इसका एन वेक्टर कहाँ होगा, वो होगा एक्स डायरेक्शन में, मतलब एन जो यूनिट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में, क्या है, एक्स डायरेक्शन में। अगर तुमसे कोई कहे कि अगर आखिरकार तुम्हारे पास एक एरिया है वो कौन से प्लेन में बना है, हम वो कह देते हैं कि तुम्हारे पास एरिया जो प्लेन बना है वो बना है जेड एंड एक्स में। अगर जेड एंड एक्स में बना है तो यकीन मानो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा कौन सी डायरेक्शन में, वो बाई में होगा, क्या होगा, बाई में होगा। अगर तुमसे कोई कहे कि जेड एंड बाई में बना हुआ है तो इसका मतलब उसका यूनिट वेक्टर कहाँ देखने को मिलेगा, तुम्हें देखने को मिलेगा एक्स में। अगर तुमसे कोई कहे कि एक्स एंड बाई में बना हुआ है तो यूनिट वेक्टर तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, यूनिट वेक्टर देखने को मिलेगा तुम्हें कहाँ, जेड डायरेक्शन में। तो उन लोगों ने क्या कहा है कि तुम्हारे पास एरिया है 20 यूनिट। अब इसका एरिया का तुम्हें क्या निकला है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये बाई जेड में है तो इसका यूनिट वेक्टर कहाँ गया, एक्स में आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये इसको कैसे लिखेंगे डायरेक्शन के साथ, 20i, इसको लिख लेंगे 20i। अब इन्होंने कहा इसमें फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, कन्फर्म। आखिरकार हमें देखना है कि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू रखी है, मतलब यहाँ तुम्हें कोई भी वेरिएबल नहीं देखना, मतलब सिंपल से एक पॉइंट पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब ई एंड डी एस में से कोई एक चीज़ होती है वेरिएबल, क्या होती है, एक कोई होती है वेरिएबल। तो इसको सिंपल से हम क्या लिखेंगे, ई डॉट एस। इस चीज़ को हम लिख लेंगे सिंपल इस तरीके से। ये वाला तुम्हें फॉर्मूला तब यूज़ करना होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया कोई एक चीज़ वेरिएबल है या दोनों चीज़ वेरिएबल हो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, हमने सिंपल से लगाया ई डॉट एस। तो फ्लक्स इक्वल टू ई की वैल्यू रखो 6i 3j और 4k, और एस की वेक्टर रखो 20i। अब तुम्हारे दिमाग में क्या ना, अब तुम्हें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है, आई डॉट के इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि आई डॉट आई का मतलब होता है आई कॉस थीटा, कॉस थीटा। और जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 0, थीटा की वैल्यू 0 है,
जबकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स एंड वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ जाएगी 90। एक्स एंड जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90। तो ये सोच लो कि आई इंटू आई 1 होता है, आई इंटू जे 0 होता है। ऐसी पूरी बाकी सब कहानी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 20 आई जे प्लस 4 इंटू 20 के आई, ये सब चीज़ 0 हो जाएंगी, ये सब चीज़ 0 हो जाएंगे। ये तुम्हारे पास आंसर बचेगा 120। इसका मतलब ये कि जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है 120। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि 120 यूनिट कैसे आ रही है। तुम्हारे दिल की तसल्ली रखने के लिए हम एक क्वेश्चन और कराए देते हैं। जैसे फिर भी एक याद रखना कि आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट के इक्वल टू 0 होता है। ऐसे ही जे डॉट आई इक्वल टू 0 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट के इक्वल टू 0 होता है। ऐसे ही के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, और के डॉट जे इक्वल टू 0 होता है। जे डॉट के लिखो या के डॉट जे लिखो, लगभग दोनों एक ही चीज़ होती हैं, इसमें इतना नहीं परेशान होना। फिर भी अगर वेक्टर में थोड़ी भी कहीं भी दिक्कत आती हो तो क्या करो, एक बार 11th क्लास वाली जो वेक्टर वाली वीडियो वो एक बार देख लो। तो जो भी डाउट्स होते हैं वो लिखा करो और फिर लिख दिया करो बाय के सिंह। सर्च करोगे आसान भाषा में तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी, जैसे अभी तक तुम समझते हुए आ रहे हो। अब देखो, ये वेक्टर वाली बात हो गई थी, बहुत आसान वाली बात करते हैं। हमें मान के चलते हैं कि मान लो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। क्या है, हमने मान लिया एक सर्कुलर प्लेन है अपने पास, सर्कुलर प्लेन है। उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही हैं पास। क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही हैं पास, ऐसे हो रही हैं, स्ट्रेट नहीं हो रही, ऐसे हो रही हैं। इस तरीके से हो रही हैं पास। ये जो सरफेस अपने पास ऐसा सरफेस है, जो सरफेस होता है, जो प्लेन होता है, उसका कुछ ना कुछ तो एरिया वेक्टर होता है ना, वो है ऐसा ऐसा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में और एन वेक्टर में, ई और एन में एंगल है कितना, 60 डिग्री। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू हर इतने जितनी भी इस पॉइंट पे पास हो रही हैं सबकी वैल्यू एक ही है। तो कितनी है इनकी है, हम मान के चलते हैं कि 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो अब तुमसे पूछा जाता है कि आखिरकार कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द सीट, मतलब इस सीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो कुछ नहीं, अपन को एक चीज़ याद रखना है कि फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए। अगर और करें तो अपन ऐसे भी याद कर लेते हैं, हमने ऐसे करा था ई डी ए कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आखिरकार इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। फिर हमें देखना कि यहाँ कोई कर्व है, कैसा है, किस तरीके का, तो हम क्या देखेंगे, प्लेन है। तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार इंटीग्रेशन वाला पार्ट हट जाएगा। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही तो ना जान लो कि हमें फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तो देखो, तो ई डॉट ए, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन को कोई भी इम्पोर्टेंस देखने को नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा, ये हटाते हैं हम, तो ई ए कॉस थीटा। देखो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एन एंड ई। तो यहाँ थीटा की वैल्यू तुम्हें कितनी देखने को मिली, 60 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁵। एरिया कितना आ रहा है, अब देखो ये जो तुम्हारे पास प्लेन है, इसका सबसे पहले तुम्हारे पास एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया जो प्लेन है, सर्कुलर रिंग है, तो πr² होता है। इतनी बात तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। और इस जो मैं बताना भूल गया था कि ये जो प्लेट है, इसका जो रेडियस है, आर की वैल्यू जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में इसलिए चेंज करेंगे, वो सब कुछ चीज़ चल रही है ऐसा यूनिट में, क्योंकि न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट है। तो इसे करेंगे तो हो जाएगा 0.1 मीटर। तो हो जाएगा पाई
0.1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 0.01 पाई। कन्फर्म? तो यही चीज़ रख दो 0.01 पाई। अगर पाई की वैल्यू रखना चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो 10⁵ 0.01 इंटू 3.14। तुम्हारे पास आंसर देखने को 1.36 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका मतलब ये है कि इस जो ये तुम्हारे पास प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें से 1.36 इंटू 10⁴ फ्लक्स पास हो रहा है। 13612 मतलब इतना फ्लक्स इस सीट में से हो रहा है पास। इसके लिए तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना चीज़ तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत जितने करना चाहो उतने ही कर सकते हो। अब देखो, फ्लक्स से रिलेटेड जितनी भी डाउट, जितनी भी समस्या होंगी, ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर कर देगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से कि अगर तुम्हारे पास 1 कूलम चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी निकलती हैं, क्या है, कितनी निकलती हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ही हम शायद बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो हम क्या करेंगे, ए रहा, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। ε0 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मतलब 1.2, देखो 1.129 इंटू 10⁻11 129 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस आंसर समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 कूलम में से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। मतलब ये थोड़ा दिल को तसल्ली देने के लिए है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रियल है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। लेकिन फ्लक्स को समझने के लिए हम ऐसे ही कह सकते हैं कि 1 कूलम में से इतनी फील्ड निकलती हैं। क्या निकलती, इतनी फील्ड निकलती हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ अगर आखिरकार तुम्हारे पास 2 कूलम चार्ज है तो इस 2 कूलम चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो आसानी से निकल सकते हो। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मान लो तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई पूछ सकता है कि बताओ 1 इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकलती हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको अगर हम प्रूफ करते हैं तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 8.85 इंटू 10⁻⁻7। तो हम देखो अभी अपन सिर्फ सिंपली बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम सिंपली बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक प्रूफ भी हो गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला एक बेहुदा कॉन्सेप्ट है। बेहुदा कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि अगर तुम फ्लक्स की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो इसकी देखो इतना मान लोगे 16/885 और इसका मतलब होता है कि अपॉन 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इतना देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 16/885 क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इतने पॉइंट में आती हैं क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, ऐसे होंगी। लेकिन कभी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0.05 हैं, नहीं हो सकती ना। तो वही हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट है तुम्हारे दिल बहलाने के लिए है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरली बताता है कि अगर किसी इनक्लोज्ड के अंदर कितना चार्ज न नेट चार्ज कितना है, तो हम क्या देखते हैं, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक पता कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही है 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है 0.1234 मतलब इतना पॉइंट। और कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट में नहीं आ सकती है ना, तो वो कॉन्सेप्ट ही गलत है।
समझे कि नहीं? आखिरकार मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, वो तो एक दिल की तसल्ली देने के लिए तुम्हें है। क्या है? दिल की तसल्ली देने के लिए वो कॉन्सेप्ट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कोई नंबर आ जाता है तो मान लेते हैं हाँ चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइंस में नहीं होती, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो बहुत लोगों को बात समझ में आई होगी, बहुत लोगों को समझ में नहीं आई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसा चल रहा था वैसे ही चलाते रहना, जैसा दिमाग में सेट है वैसे ही रखना। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तुम्हारे पास ये होता है E.ds और एक तुम्हारे पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। ये Q होता है नेट चार्ज और A होती है परमिटिविटी। तो कहीं कहीं तुम्हें परमिटिविटी की वैल्यू K/K/ε0 दिखेगी। किसके टर्म में तुम्हें देखने को मिलती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में। तो अगर मान लो कोई मीडियम है तो हम लोग उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। बहुत कुछ बातें जंप हो रही होंगी, मुझे ही पता है, लेकिन क्या करें बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, थोड़ा दिमाग लगाना तुम्हें ही पड़ेगा। तो जब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया और क्वेश्चंस भी कर लें तो अपन और भी थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक चार्ज है अनीता 10 कूलाम, विनीता 20 कूलाम, और मान लेते हैं चंदू -15 कूलाम और डॉली 60 कूलाम। और हम पता करना चाहते हैं कि ये मान लो एक किसी के अंदर इनक्लोज्ड है, मतलब एक कोई है गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। तो अगर हम पूछना चाहें कि बताओ कि फ्लक्स कितना निकल रहा है, मतलब इनकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि क्यू नेट की वैल्यू क्या आ रही है। क्यू नेट की वैल्यू के सबको साइन के साथ लिख दो, 20 + 10 + 60 - 15, तो आंसर आएगा 30 60 90 -15। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 75। मतलब इस सरफेस के अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ रहा है? 75 कूलाम। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? Q/ε। ये Q क्या होता है? नेट चार्ज। वो नेट चार्ज जो इस सरफेस के अंदर इंक्लोज हो रहा है, मतलब आ रहा है, तो हो जाएगा कितना? 75/ε0। जैसे दूसरा केस ऐसे है कि मान लो यहाँ 10 कूलाम है, -20 15 कूलाम और ये रहा 18 कूलाम। ये रहा गॉसियन सरफेस। तो ये बताओ, अगर जो इस सरफेस के अंदर क्यू नेट की वैल्यू क्या है? क्यू नेट की वैल्यू होगी 10 + 15 - 20, तो हो जाएगा 5 कूलाम। गॉसियन सरफेस के अंदर उन्हीं चार्जों के साथ काम किया जाता है जो इसके अंदर इंक्लोज्ड होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार कौन से चार्ज कैसे लेना है। इसके हम बहुत क्वेश्चन भी कराएंगे, बहुत कुछ इसके बाद आने वाला भी है, तो इसको फॉलो करते जाएं, क्योंकि जो डाउट्स अभी हैं वो आगे क्लियर होंगे, उसके बाद और आगे क्लियर होंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा करे तो बोरिंग होती जाती कहाँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।